नेक्स्ट है, अब 7 C's के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार के 4 S। संचार में 4 S कौन कौन से हैं? तो संचार के 4 S हैं शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ठीक है, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और सजगता। संक्षिप्तता क्या है? तो संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं को संदेश से सुनने एवं समझने में आसानी हो। मतलब संचार करते समय जो शब्द प्रयुक्त हों, जो वाक्य प्रयुक्त हों, वह संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने और समझने में आसानी हो। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब साधारण होना चाहिए। संदेश सरल और साधारण होने चाहिए ताकि उन्हें समझने में आसानी रहे। उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण हो। तीसरा है शक्ति। संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक का पूर्ण विश्वास न रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है सजगता। संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है। तो ये हम लोगों ने देखा संचार के 4 C। अब आगे देखेंगे संचार की विशेषता। संचार की क्या क्या विशेषता है? तो संचार के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रिया में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल होता है। संचार एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली है। संचार सदैव गत्यात्मक होता है। संचार प्रक्रिया निरंतर विद्यमान रहती है। संचार में संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। संचार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है। संचारपूर्ण संचार प्रभावपूर्ण संचार सामाजिक वातावरण से संबंध होता है। संचार शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। संचार एक मार्गी और दो मार्गी दोनों हो सकता है। संचार की प्रक्रिया में एक आम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण सुगम पूर्वाभ्यास से शुरू करता है। संचार सूचनाओं के आदान प्रदान तथा आपसी समझ से बेहतर होता है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है और परंतु वे यथातथ्य नहीं होते हैं। और संचार की विशेषता देखते हैं। संचार प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के व्यवहारों को प्रभावित करता है। संचार प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए परंपरागत संचार माध्यमों जैसे पत्राचार, टेलीफोन तथा समाचार पत्रों के साथ साथ आधुनिक संचार माध्यमों जैसे टेलीफैक्स, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है भावबोधक संप्रेषण कूटलेखक इनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा प्रेरित होता है। नेक्स्ट है संचार में प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। संचार में वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को पराभाषा अथवा पार्श्व भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है संचार की प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता, श्रोताओं की भागीदारी तथा ग्रेप वाइन अंगूरीलता नेटवर्क के रणनीति उपयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है संचार में प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं विचारों को स्वीकार करना, विमर्श करना और मुक्त प्रश्न करना। ये जो ग्रेप वाइन है इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो आगे ग्रेप वाइन के बारे में बताया जाएगा। तो ये रहा संचार की विशेषता है। अब हम लोग देखने वाले हैं संचार के उद्देश्य। संचार के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो संचार के उद्देश्य क्या हैं? संचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समूह या संगठन में आ रही कठिनाइयों को दूर करके कर्मचारियों और प्रबंधन के मध्य संवाद स्थापित करना है। संचार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना। संचार का उद्देश्य बिना संचार के संगठन या किसी भी जगह संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना है। नेक्स्ट है उद्देश्य संगठन में प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को पहले से ही आवश्यक सूचनाएं दे देना ताकि वे किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है कर्मचारियों को संगठन की प्रगति से समय समय पर अवगत कराना। नेक्स्ट है संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना। नेक्स्ट है श्रम प्रबंधन संबंधों में सुधार करना।
नेक्स्ट है अंतर संचार को प्रोत्साहित करके श्रमिकों के मध्य सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना। तो ये है संचार के उद्देश्य। ठीक है, इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप रिपीट करके देख लेना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखने वाले हैं संचार के प्रकार। वाणी लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना के विनिमयन को संचार कहते हैं। मानव अपने दैनंदिन जीवन में संचार से जुड़ा रहता है। संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है। व्यक्ति अपने समाज में कहीं संचारक के रूप में संदेश संप्रेषित करता है तो कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, इंटरनेट पर संचार बातचीत को समानांतर संचार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर जो संचार किया जाता है, संचार बातचीत, उसको कौन सा संचार कहते हैं? तो इसे समानांतर संचार कहते हैं। संचार से संबंध लोगों की संख्या तथा संचार संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को अलग अलग प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तियों के संख्या के आधार पर संचार के प्रकार। संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला अंतःवैयक्तिक, जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इससे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में संचार के प्रकार से जरूर ही क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो अंतःवैयक्तिक संचार है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन मनन और स्व संचार पर आधारित होता है। इंट्रा मतलब अंदर, जो मनुष्य के चिंतन, जो अपने से चिंतन मनन करता है, वह स्व संचार करता है, वही अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है, कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार हैं। मतलब कभी पूछा क्वेश्चन में कि आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, यह जो अपने द्वारा विश्लेषण किया जाता है, तर्क किया जा रहा है, वितर्क किया जा रहा है, वह किस श्रेणी के संचार हैं? तो अंतःव्यक्ति। अंतःव्यक्ति मतलब अंतः मतलब अपने मन, अंतः। ठीक है, इंट्रा पर्सनल जिसे कहते हैं। संचार के इस स्तर में प्रेषक, संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। इसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, संचार के इस स्तर में प्रेषक व प्राप्तकर्ता, मतलब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही करता है। मतलब आप सामने वाले को नहीं बताएंगे, अपने ही मन में जो भी चीज़ें रहेगा उसको करेंगे। मतलब प्रेषक भी आप हैं और प्राप्तकर्ता भी आप हैं। निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। अंतःवैयक्तिक संचार के कुछ उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण से हम लोग जानेंगे कि क्या है। विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। जैसे आप लोग भी अभी यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम है तो आप लोग सोच रहे हैं ना कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। तो जब अपने मन से अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे हैं तो वह अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। और जब अभी आगे पढ़ेंगे अंतर्वैयक्तिक, जब आप दूसरों से पूछ के या दूसरों से इंटरेक्ट करके जब पढ़ते हैं तो वह अंतर्वैयक्तिक हो जाता है। नेक्स्ट, बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार करता है। भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है। शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है। अंतःवैयक्तिक संचार के द्वारा मानव में नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि का जन्म होता है। तो ये रहा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार है। उसमें देखा कि उसमें न तो प्रेषक रहता है, मतलब एक ही व्यक्ति प्रेषक और
प्राप्तकर्ता दोनों रहता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। बट जो अंतर व्यक्तित्व रहता है इंटरपर्सनल, उसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार होता है। यह संचार दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें संचारक को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। मतलब आप जब एक दो लोग होंगे तो आप तुरंत संचार करेंगे तो तुरंत फीडबैक आपको मिलेगा। सामान्यतः दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार को ही अंतर्वैयक्तिक संचार की श्रेणी में रखा जाता है। साक्षात्कार, कार्यालयी वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। जैसे कि साक्षात्कार साक्षात्कार तो एक से होगा नहीं, साक्षात्कार में एक या दो से अधिक लोग रहेंगे। कार्यालयी वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। उपदेशात्मक संचार भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों का आधार है। अंतर्वैयक्तिक संचार जो है वह सामाजिक संबंधों का आधार है। अगर पूछा जा सकता है कि अंतर्वैयक्तिक संचार किसका आधार है, तो सामाजिक संबंधों का आधार है। इस संचार के लिए केवल दो लोगों की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं, बल्कि उनके मध्य अंतः क्रिया का होना भी जरूरी है। मतलब जो दो लोगों की उपस्थिति ही नहीं अनिवार्य है कि दो लोग हैं तो, बल्कि उनके बीच मध्य अंतः क्रिया का भी होना जरूरी है। दूरभाष पर वार्तालाप, ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बातचीत, चैटिंग अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार दो प्रकार के होते हैं। पहला शाब्दिक संचार, दूसरा अशाब्दिक संचार। तो अगर पूछेगा कि अंतर्वैयक्तिक संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो अंतर्वैयक्तिक संचार के दो प्रकार होते हैं। पहला शाब्दिक संचार, दूसरा अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार, मानवीय संचार। शाब्दिक संचार के बारे में देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, मानवीय संचार में शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संचार वैसे संचार को कहा जाता है जिसका आधार भाषा होता है। मतलब किसी भाषा के थ्रू अगर संचार हो रहा है तो वही शाब्दिक संचार कहा जाता है। ऐसे संचार में प्रेषक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा के रूप में अथवा शब्दों या वाक्यों के रूप में बोलकर करते हैं। इस प्रकार शाब्दिक संचार के दो प्रकार हैं, मौखिक संचार व अमौखिक या लिखित संचार। मतलब शाब्दिक संचार में दो तरीके से संचार किया जा सकता है, एक मौखिक संचार, एक अमौखिक। अमौखिक मतलब अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, बोल के नहीं, तो लिख के संचार कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मौखिक संचार को देखते हैं। तो जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेषक सेंडर और संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर। संदेश के नीचे संदेश को उपग्रंथ सब टेक्स्ट कहते हैं। मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय व सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। इस संचार में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता मतलब ग्रेप वाइन संचार इत्यादि आते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है नेट में कि मौखिक संचार के व्यवधान में जो रुकावट आती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंट्रोपी कहा जाता है। ग्रेप वाइन से भी क्वेश्चन आता है। जब कोई भी बात जैसे कोई भी बात है आप अगर दूसरे से कह रहे हैं तो दूसरे तरीके से, मतलब या तो उसे बढ़ा चढ़ा के या दूसरे भाषा में कह देते हैं तो उसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। ठीक है। और उससे लोग प्रभावित होते हैं उस संचार से। फिर है अमौखिक या लिखित संचार। जब कोई संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता को लिखित रूप से प्रेषित किया जाता है तो उसे अमौखिक या लिखित संचार कहते हैं। ठीक है। इस संचार का कार्यालयी महत्व सर्वाधिक होता है। कार्यालयों में ज़्यादा महत्व है। इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को एक साथ संचारित किया जा सकता है, जैसे पत्र, तार, फैक्स, ईमेल आदि के जरिए। लिखित संचार के अभाव में कोई भी व्यापार, वाणिज्य अथवा संगठन का संचालन संभव नहीं है। इस संचार के माध्यम से संदेशों के अभिलेखों, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। लिखित संचार के प्रमुख रूप हैं प्रतिवेदन, रिपोर्ट, बुलेटिन, फैक्स, परिपत्र, कार्यालयी आदेश, सोशल नेटवर्किंग, नोटिस।
मौखिक तथा अमौखिक संदेशों के परस्पर विरोधी होने पर अधिकांश लोग अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं। ठीक है, मौखिक तथा अमौखिक संदेशों के परस्पर विरोधी होने पर अधिकांश लोग अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं। तो ये रहा मौखिक और अमौखिक। मौखिक अगर ये पूछ लिया कि जैसे कि बुलेटिन, फैक्स, रिपोर्ट, नोटिस, ये सब दे दिया और पूछा यह किस संचार के प्रकार हैं, तो अमौखिक या लिखित संचार के प्रकार हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अशाब्दिक या अवाचिक संचार कौन कौन से हैं। शाब्दिक देखा हम लोगों ने, शाब्दिक में कितने देखे, शाब्दिक में 2 थे। जैसे अंतर्व्यक्तिक संचार के प्रकार 2 प्रकार हैं, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। फिर शाब्दिक संचार में कौन कौन से थे, एक लिखित, एक मौखिक। अब इसमें देखेंगे जो शाब्दिक संचार तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब अशाब्दिक संचार पढ़ेंगे। तो अशाब्दिक संचार पढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहारों या संकेतों, शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ के उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, तो उसी संचार को अशाब्दिक या अवाचिक संचार कहते हैं। क्या कह रहा है, जिस संचार में व्यक्ति किसी भी संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त, मतलब इसमें क्योंकि अशाब्दिक है तो इसमें शाब्दिक में क्या था, भाषा का यूज हो रहा था, तो अशाब्दिक में भाषा के अतिरिक्त, भाषा के बिना अशाब्दिक व्यवहारों, अपने व्यवहार में या संकेतों के द्वारा, जैसे कि शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ के उतार चढ़ाव के का उपयोग करते हैं, तो ऐसे संचार को अशाब्दिक या अवाचिक, मतलब बिना बोले अवाचिक संचार कहते हैं। यह संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम संकेत, प्रतीक, कूट, रंग होता है। मतलब अमौखिक संचार कालानुक्रम संकेत होता है, कोई भी प्रतीक हो सकता है, कूट, रंग होता है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन सर्वाधिक प्रभावी होता है। मतलब जब अशाब्दिक संचार करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है चेहरे का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी सर्वाधिक होती है। पूछा जा सकता है कि अशाब्दिक संचार में सबसे ज़्यादा प्रभावित मतलब क्या करता है, तो चेहरे की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, अब देखेंगे अशाब्दिक संचार के पहलू कौन कौन से हैं। प्रोक्सेमिक्स पहला, फिर काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, पैरालैंग्वेज और क्रोनेमिक्स, स्पर्श की भाषा मतलब टच लैंग्वेज, क्रोनेमिक्स। ठीक है, पैरा लैंग्वेज भी होता है, जिसमें पैरा लैंग्वेज मतलब कि आपका टोन कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, उस टाइप से। और काइनेसिक्स में क्या आता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, उसी से पता चलता है संचार आपका। आइए कुछ भाव भंगिमाएँ दी गई हैं, शरीर संबंधी भाव भंगिमाएँ तथा उनका अर्थ। जैसे कि आप मतलब कि अशाब्दिक तरीके से संचार कर रहे हैं तो उससे सामने वाला क्या मतलब पता करेगा। तो पलक उठाना, जब हम लोग पलक उठा के बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ बात होती है तो पलक उठा देता है, तो इसका मतलब है वह गुस्सा या अविश्वास दिखा रहा है। ठीक है, आगे झुकना, अगर आगे झुक रहा है तो एकाग्रता को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब वह ध्यानपूर्वक उसको देखने या पढ़ने की कोशिश कर रहा है। पीछे झुकना, अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक। ठीक है, नाक रगड़ना, मतलब कोई व्यक्ति अगर नाक रगड़ रहा है तो वह मतलब उलझन में है। आँख मारना मतलब अंतरंगता। माथा पीटना मतलब भूलना, जैसे हम लोग भी भूल जाते हैं तो माथा ऐसे पीटते हैं, फिर मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कोई भी व्यक्ति भूल गया है। फिर शिथिल मुद्रा, व्यक्ति तथा वार्तालाप में रुचि को दर्शाता है। छाती पर बाँह में बाँह फंसाना मतलब बचाव की मुद्रा। चश्मा उतार कर रख देना, अगर कोई व्यक्ति चश्मा उतार कर रख दे रहा है तो इसका मतलब है उसे सुनने की इच्छा नहीं है। आंखें सिकोड़ना मतलब अस्वीकृति बता रहा है वह, उसका मतलब। फिर गले के पीछे एक हाथ रखना, असहमति का प्रतीक। अगर कोई व्यक्ति गले के पीछे एक हाथ रख रहा है तो इसका मतलब है कि वह असहमति दिखा रहा है। गाल पर हाथ रखना मतलब चिंता और सोचने का संकेतक होता है। ये तो कहते भी हैं हम लोग कि हाँ गाल पे हाथ रख के मत बैठो, क्या सोच रहे हो। जम्हाई लेना मतलब ऊब या भ्रम का द्योतक होता है। त्योरी चढ़ाना, चिढ़ अथवा कुछ होने का संकेत। नाक को थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना मतलब अस्वीकृति या शंका का द्योतक। बाहें आराम की मुद्रा में मतलब
निष्कपटता तथा खुलेपन का प्रतीक। आंखों के मध्य अच्छा संपर्क मतलब दूसरे व्यक्ति में रुचि। जेब में हाथ डालकर चलना मतलब उदासी का द्योतक। ठीक है, ये थी कुछ भाव भंगिमाएं जिससे हम लोग संचार करते हैं, संचार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समूह संचार। तीसरा है समूह संचार। पढ़ा अंतर व्यक्तिक संचार, पहले अंतः व्यक्ति संचार पढ़ा, फिर दूसरा अंतर व्यक्ति संचार, और तीसरा है समूह संचार। समूह संचार में क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान तथा सभाओं आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। यह संचार अंतर व्यक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। मतलब जो समूह संचार है वह अंतर व्यक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। इस संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इस संचार में शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि धीमा और व्यवधानपूर्ण होता है। ठीक है, सामूहिक वाद विवाद नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन, सिनेमा, फोरम इत्यादि समूह संचार के उदाहरण हैं। संस्थागत संचार, जैसे अगर उदाहरण पूछ लिया कि समूह संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये है कि सामूहिक अवलोकन, सिनेमा, फोरम इत्यादि यह समूह संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, संस्थागत संचार कौन से हैं? जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि भी समूह संचार के उदाहरण है। अतः संस्थागत संचार को समूह संचार के समतुल्य भी माना जाता है। चौथा है जनसंचार मास कम्युनिकेशन। जनसंचार 2 शब्दों जन तथा संचार से मिलकर बना है, जहाँ जन शब्द का अर्थ भीड़ या जनता है तथा संचार का अर्थ किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाना। अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाएगी। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को मास लाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जनसंचार की प्रमुख भाषाएं देख लेंगे कि जनसंचार की जो प्रमुख परिभाषाएं किसने किसने दिया। तो सबसे पहले D.S. मेहता ने बताया है जनसंचार के बारे में परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। और जॉर्ज ए मिलर ने क्या कहा है? जॉर्ज ए मिलर द्वारा परिभाषा दी गई है कि जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जॉर्ज ए मिलर मतलब जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी मानी जाती है। संचार प्रक्रिया में कौन व्यापक माना जाता है सबसे अधिक? तो जनसंचार प्रक्रिया सबसे व्यापक और प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषक एक ही जगह से अधिकाधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यमों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर सकता है। संचार की प्रक्रिया में जनसंचार के अनेक माध्यम अत्यंत प्रभावी रूप से अपना कार्य करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि माध्यम। समाचार पत्र अतुल्यकालिक जनसंचार माध्यम का उदाहरण है। ये भी पूछा जाता है कि अतुल्यकालिक जनसंचार के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो समाचार पत्र जो है वह अतुल्यकालिक जनसंचार माध्यम का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये बनाया गया है चित्र, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता। जनसंचार प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसको बताया गया है। सबसे पहले सबसे पहले सेंडर, फिर संदेश को भेजेगा किसी भी माध्यम के द्वारा, फिर प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगा, फिर वह प्रभाव देगा और उसके बाद फिर वहाँ से प्रतिपुष्टि निकलेगी। ठीक है, जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्राप्तकर्ता की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ स्थैतिक होती हैं। जनसंचार में सूचना कार्य का वर्णन निगरानी रूप में किया जा रहा है। लोक संचार ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंतर्गत सहज हो जाता है। अब लास्ट है प्रकार जो है वह संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार हैं।
तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से संचार की संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को निम्नलिखित 2 प्रकारों में बांटा गया है, औपचारिक संचार और आगे है अनौपचारिक संचार। ठीक है, तो 2 प्रकारों में बांटा गया है। औपचारिक संचार, यह संचार संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफ़ी सोच समझकर किया जाने वाला संचार है, इसलिए इसे आधिकारिक संचार भी कहते हैं। इस संचार में प्रेषक सेंडर ज़्यादा प्रभावी होता है। औपचारिक में प्रत्येक छोटे बड़े सामाजिक संगठन के लिए औपचारिक संचार आवश्यक है। मतलब प्रत्येक छोटे बड़े सामाजिक संगठन के लिए औपचारिक संचार आवश्यक है। इसकी कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित होती है, इसलिए इसमें परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। औपचारिक संचार के 3 प्रकार हैं। औपचारिक संचार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कुछ दे दिया जाता है और क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज संचार है कि तिर्यक संचार है। तो आइए देखते हैं। ऊर्ध्वाधर संचार में क्या होता है? इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो अधीनस्थ मतलब ऊंचे कर्मचारियों से उच्च अधिकारियों की ओर तथा इसके उल्टे क्रम में चलने वाले संचार को ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों मतलब नीचे से उच्च अधिकारियों की ओर तथा उसके उल्टे क्रम में चलने वाले संचार को ऊर्ध्वाधर संचार कहा जाता है। ठीक है, या ऊपर से या नीचे से, ठीक है, ऐसे आएगा तो ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। इस ऊर्ध्वाधर संचार के 2 प्रकार हैं, आरोही व अवरोही। ये है उच्च अधिकारी यहाँ पे हैं, ये अधीनस्थ। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे की ओर आदेश अवरोही ये है, अगर उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की तरफ जा रहा है कोई भी संचार तो यह अवरोही क्रम में है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वह आरोही है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर संचार हो रहा है। फिर क्षैतिज है। क्षैतिज में क्या है? लेटरल कम्युनिकेशन। किसी भी समस्या के त्वरित समाधान मतलब तुरंत समाधान व निर्णय के लिए क्षैतिज संचार का उपयोग किया जाता है। यह संगठन का ऐसा संचार है जो प्रकारों एवं स्तरों से परे होता है। इसे समस्तरीय संचार भी कहते हैं। आपातकालीन परिस्थिति, बाढ़, सूखा इत्यादि में इस संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब अगर कहा जाए कि कौन से संचार में त्वरित समाधान होता है तो क्षैतिज या समतल संचार में। ठीक है, इसे और क्या भी कहा जाता है? तो इसे जैसे क्षैतिज या समतल संचार को समस्तरीय संचार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तिर्यक आरेखी संचार, डायगोनल कम्युनिकेशन। तिर्यक या आरेखी संचार विभिन्न संगठनों में कार्यरत अधिकारियों और कार्मियों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित होने से संचारित होता है। इसमें संचार से जुड़े व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, साथ ही इसमें अनुक्रम का बंधन भी नहीं होता है। नए संगठन रूपों में नई संचार चुनौतियों को पूर्ण करने में आरेखी संचार का महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होने के साथ साथ यह सहकारिता की भावना को भी बढ़ाता है। तो ये रहा, यहाँ तक रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो प्रकार हैं और उसके आगे जो भी टॉपिक हैं उसको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोगों ने इतना कवर किया। आप लोगों को अगर थोड़ा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, या और इसको एक बार फिर से स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन वैसे दिया जाता है, बट अभी तक जो पढ़ाया गया है इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना है। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, और जो क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आगे अच्छे से वीडियो भी जाएगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। ठीक है, धन्यवाद।